तो करंट अफेयर विशेषांक के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है अमेरिका का प्रस्ताव, G7 और भारत। यह विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल अगर हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं G7 समूह के रूप में। जब आप करंट को पढ़ते हैं तो करंट को पढ़ने के दौरान आपकी विषय वस्तु के पढ़ने के तरीके डिपेंड करते हैं कि आप वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्या मेंस के लिए आपने उस टॉपिक को स्टडी किया है या सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही आपने स्टडी की है, या फिर आपने इंटरलेट करके विषय वस्तु को पढ़ा है। यहाँ पर पढ़ने के कई अलग अलग तरीके होते हैं और कई बार जो तरीका आप अपनाते हैं वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं होता है। मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर जो पढ़ने का आपका तरीका है वो किस तरीके से पढ़ें तो आपकी प्री और मेंस दोनों ही विषय वस्तु एक ही टॉपिक के साथ तैयार हो जाते हैं। अर्थात पढ़ने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्री की भी तैयारी हो रही हो और मेंस की भी हो। ऐसा ना हो कि आप प्री के लिए अलग से तैयारी करें और मेंस के लिए फिर अलग से प्रिपरेशन करते हैं। तो आज इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर इस विषय वस्तु को देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ों को हाईलाइटेड कर सकते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक है कि अमेरिका का प्रस्ताव, एक अलग लाइन है। उसके बाद इसमें G7 है और भारत है। तो अर्थात इस टॉपिक को पढ़ने के कई आयाम हो सकते हैं। एक तो सिर्फ हम अमेरिका ने क्या बोला है उसको पढ़ के इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने G7 को लेकर कुछ बातें कही तो फिर G7 के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि G7 क्या होता है, G7 समूह क्या है, क्या काम है, किस तरीके की क्रियाविधियों को संचालित करता है। इसके अलावा भारत को बार बार ऐड किया गया है तो भारत को के पक्ष से भी देख लेते हैं कि यदि भारत यहाँ पर G7 में सम्मिलित हो जाए तो उससे उसको क्या लाभ हो सकता है, न सिर्फ उसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बल्कि यहाँ पर वैश्विक और सामरिक परिप्रेक्ष्य से उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और एट द लास्ट अगर ये चीज़ साकार होती है तो भविष्य में क्या संकल्पनाएं देखने को हमें मिल सकती हैं। तो इन सभी को एक ही वीडियो में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हम इसको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात G7 को लेकर ही प्रारंभ हुई है। अमेरिका ने भी G7 को लेकर ही बात कही है, उसके विस्तार को लेकर बात कही है। तो हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि G7 है क्या। G7 एक समूह है। कैसा समूह है? यहाँ पर 7 देशों का एक समूह है जिसे हम G7 कहते हैं। इस समूह की अगर हम बात करें, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समूह का महत्व कितना है? अगर आप महत्व की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें G7 में जो भी 7 कंट्री हैं, जो भी 7 देश हैं, कौन कौन सी हैं उसको भी देखेंगे। वो सभी वैश्विक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात डेवलप्ड इकोनॉमी है। विश्व की सबसे अच्छी इकोनॉमी जो सब तरीके से विकसित है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, यहाँ पर वैश्विक स्तर पर अपनी एक बहुत ही विशेष पृष्ठभूमि रखती हैं, जो कि यहाँ पर उन नीतियों को परिपालित करने में, नई चीज़ों को विकसित करने को लेकर। जस्ट वेट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गई है, लाइट कभी कभी चली जाती है तो वहाँ पर समस्याएं आती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो G7 समूह है वहाँ पर टॉपिक ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जब आप 7 जो देश हैं उसमें कुछ विशेष क्षेत्रों के देश जैसे कि यूरोपीय देश हो गए, आपके अमेरिका हो गया, उन्हीं के द्वारा मिलकर पॉलिसीज़ का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये बहुत सीमित क्षेत्र का कह सकते हैं कि आपका नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण समस्या ये है कि आपको वैश्विक स्तर पर जो पॉलिसीज़ बनानी है उन पॉलिसीज़ का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं कि सभी के लिए वो लाभदायक हों। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर G7 को लेकर। तो G7 हमने कहा कि वैश्विक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। उसके अलावा आपकी जो वैश्विक संपत्ति है, अर्थात विश्व की जो टोटल संपत्ति है उसका 58% जो हिस्सा है वो सिर्फ आपका G7 समूह रखता है। अर्थात उन टोटल देश की जो इकोनॉमी है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 58% वैश्विक संपत्ति उनके पास है। दूसरा, यदि वैश्विक जीडीपी के आधार पर देखें, टोटल जो 100% जीडीपी है उसमें सिर्फ 7 देशों का मिलाकर ही 46% जीडीपी उनकी है। इसके अतिरिक्त क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक जीडीपी का यहाँ पर 32% है। तो आप वैश्विक अगर देखें, विश्व में यहाँ पर 200 से ज़्यादा देश हैं और 200 से ज़्यादा देशों में सिर्फ 7 देशों का एक समूह यहाँ पर एक बड़ा प्रतिनिधित्व रखता है, न सिर्फ वैश्विक संपत्ति के आधार पर, वैश्विक जीडीपी के आधार पर, बल्कि क्रय शक्ति क्षमता के भी आधार पर। क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? यहाँ पर आपके खरीदने की क्षमता, किसी भी देश में लोगों के वस्तुओं की खरीदने की जो क्रय करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। और यहाँ पर इसका अलग अलग देशों में यहाँ पर तुलनात्मक
अध्ययन किया जाता है। ये तो हमने कहा कि यहाँ पर आंकड़ा देखा कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या परिस्थिति ये रखते हैं। अब बात करते हैं कि G7 की थोड़ी सी पृष्ठभूमिक स्थितियों को लेकर। यहाँ पर देखें, अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1975 में G7 समूह को स्थापित किया गया। जब स्थापित किया गया तो यहाँ पर 7 देश नहीं थे, यहाँ पर 6 ही देश थे। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर एक देश और जुड़ता है। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो यहाँ अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ये 7 समूह जो 1975 के बाद यहाँ पर जुड़ते हुए चले जाते हैं। एक और देश में जुड़ता है रशिया। रशिया के जुड़ने के कारण G7 को हम G8 भी कहते रहे। लेकिन आपको पता है कि रशिया ने क्रीमिया पर आक्रमण करके वहां पर उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके पश्चात G7 समूह के देशों ने उसे G8 से बाहर कर दिया और उसके बाद ये वापस से जो समूह था वो G7 बन गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि G7 के समूह में कौन सा प्रमुख संघ है जो हमेशा भागीदारी करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो यूरोपीय संघ है वो G7 की समिट में प्रत्येक वर्ष वहां पर भागीदारी करता है। तो यहां पर स्थापना 1975 में हुई। वर्तमान में 7 सदस्य हैं। कभी G8 हुआ करता था, रशिया के कारण, रशिया इस समय बाहर है इसलिए वापस G7 है। यूरोपीय संघ इसमें भागीदारी आपका करता ही है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि G7 लगातार हर वर्ष समिट होती रहती हैं और उस समिट को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली समिट हुई थी, क्योंकि स्थापना 1975 में हुई थी इसलिए पहली समिट आपकी 1975 में हुई। उसके बाद की बाकी हमें समिट याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें हाल फिलहाल की समिट पता होना चाहिए। जैसे लास्ट जो समिट कंडक्ट हो चुकी है 45th समिट हुई थी फ्रांस में 2019 में। इस वर्ष की जो समिट होनी है वो अमेरिका में होनी है 2020 में, और नेक्स्ट ईयर की जो समिट होनी है वो यूनाइटेड किंगडम में होनी है 2021 में, 47th समिट। इनको ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वर्ष की जो समिट होनी है वो कहां होनी है? अमेरिका में। 46th समिट 2020 अमेरिका में इस बार की समिट होनी है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका ने जो बोला है कि अमेरिका कहता है कि भारत को, दक्षिण कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, रशिया को G7 के समूह में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आयोजक देश है, मेजबान देश है, और इसलिए मेजबान देश के पास ये अधिकार होता है कि उस समिट में क्या क्या मुद्दे होंगे, किन किन चीज़ों पे चर्चा होगी, क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, और वहां पर बाकी चीज़ों की चर्चा करेगा। इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट पहलू है कि अमेरिका हो सकता है इस बार की G7 की समिट में ये प्रस्ताव रखे। और यहां पर G7 के समिट के सदस्य देशों की यदि हम बात करते हैं, अमेरिका के जो प्रस्ताव की बात की जा रही है, अमेरिका का जो प्रस्ताव कहता है, क्या कहा है? अमेरिका ने कहा G7+4 होना चाहिए। 4 कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रशिया। इसके साथ साथ हाल फिलहाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील से भी यहाँ पर उनके राष्ट्रपति, उनके प्रमुख से वहाँ पर बात की है और उनको भी इस समिट के लिए आमंत्रित किया है। तो अगर देखें तो ये टोटल 5 हो जाते हैं, और इस तरीके से अगर ये पूरा समूह बनता है तो ये G12 हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर अमेरिका ने प्रस्ताव रखा G4 का। किन किन देशों को बोला है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रशिया और ब्राज़ील। अगर इस प्रस्ताव का हम थोड़ा विश्लेषण करें भौगोलिक संदर्भ से, जीडीपी के संदर्भ से, तो यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक आउटडेटेड ग्रुप है। कौन सा? G7, क्योंकि ये बहुत पुराना संगठन है, 1975 में, इसमें नए देश सम्मिलित नहीं हैं। तब जब स्थापित किया गया था तब आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के समय में हम देखें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, आपका ब्राज़ील जैसे देश हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित हुए हैं। उनके पास एक अच्छी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर क्रय शक्ति क्षमता अच्छी है, पॉलिसीज़ हैं, और इसलिए वहाँ पर और भी देशों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, उसका क्या इसमें हित छुपा हुआ है। कोई भी देश ऐसे ग्रुप में जहां पर ऑलरेडी उसका प्रतिनिधित्व है, प्रभुत्व है, कुछ अपने ही उसके मित्र संगठन हैं, वहां पर उसका विस्तार करने के पीछे कहीं ना कहीं लाभ जरूर छुपा होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ निहित उद्देश्य होते हैं। तो अमेरिका का इस G7 के विस्तार में क्या कह सकते हैं कि हित हैं, अमेरिकी हित क्या क्या हो सकते हैं, हम उनको यहां पर देखते हैं। सबसे पहले
चीन, भारत, रशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र। मूलतः अमेरिका का जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर यदि हम गौर करें, जो मूलतः सारे जो देश हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र से संलग्न हैं। भारत को देख सकते हैं, हिंद महासागर का परिस्थिति रखता है। इसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, यह आपके प्रशांत महासागर की स्थिति और हिंद महासागर की स्थिति के साथ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिंद और प्रशांत के क्षेत्र में ये सारे देश अवस्थिति रखते हैं। तो इसलिए आपके भौगोलिक संदर्भ से यदि हम बात करें तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र देश के तौर पर रूस और भारत और चीन के अपने इंपॉर्टेंस हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि अमेरिका का हर एक देश के हिसाब से किस तरीके की पॉलिसीज अपना सकता है G7 के विस्तार के कारण। सबसे पहले चीन के साथ अमेरिका का हाल फिलहाल चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कुछ समय पहले तक हमने, जब तक कोरोना का स्थिति डेवलप नहीं हुई थी, हम लगातार देखते आए थे कि अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध की स्थिति थी, जहां पर दोनों ही देशों के द्वारा एक दूसरे के देशों के जो वस्तुएं आ रही थी उनके यहाँ आयात जो करते थे उन पर भारी टैक्स लगाए जाते थे, जिसके कारण उन दोनों के मध्य, अर्थात अमेरिका यदि चाइनीज माल पर जो होता था वहां पर टैक्स लगाता था तो उसके बदले में जब अमेरिकी उत्पाद चाइना जाते थे तो वो भी उन पर टैक्स लगा रहा था। इसके अलावा अमेरिका जो होता है कुछ कंपनियां, चाइनीज कंपनियों को बैन भी करने की बात कर रहा था और साथ ही वहां पर नए व्यापारिक साझेदारी की भी बात कर रहा था, और इस तरीके से उन दोनों ही देशों के मध्य एक व्यापारिक युद्ध की स्थिति देखी गई। व्यापार युद्ध क्या होता है इसकी अलग से एक विश्लेषण, एक वीडियो बनेगा। फिलहाल हम यहाँ पर इस वीडियो पर फोकस करते हैं। तो पहले तो व्यापार युद्ध की समस्या थी। दूसरा है कोरोना संकट के लिए जिम्मेदार है। आज के समय में आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे जहां वैश्विक संदर्भ में जो इसका प्रसार बताया गया है चाइना से हुआ है, और चाइना को वैश्विक स्तर पर जो सबसे कह सकते हैं कि ज़्यादा जिम्मेदार के तौर पर लगातार मुखर होकर जिम्मेदार ठहरा रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका ने सीधे तौर पे कहा है कि यहाँ पर चाइनीज़ या चीन के लोगों ने या चाइनीज सरकार ने जानबूझकर इसे किसी लैब में बनाया है और वहां पर इसको एक बायो वेपन के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूज किया है ताकि बाकी देशों को कमजोर किया जा सके और इसका लाभ जो होता है चीन की अर्थव्यवस्था को और चाइनीज सरकार को मिल सके। इसके अतिरिक्त चीन की विस्तारवादी नीतियों ने भी अमेरिका को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया है। चाइना की विस्तारवादी नीतियां आप देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर में है। हांगकांग की स्थिति आप हाल फिलहाल देख सकते हैं। भारत के साथ भी कुछ यहाँ सीमा विवाद बने रहे हैं और जिसके कारण यहाँ पर चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो अमेरिका को सशंकित भी करती है, क्योंकि अमेरिका वैश्विक स्तर पर सामरिक तौर पर मजबूत है, आर्थिक तौर पर मजबूत है और वो अपने एकाधिकार को किसी दूसरे देश के हाथों खोना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त लगातार चीन जो होता है करेंसी मैनिपुलेटर रहता है। करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब होता है कि जहां पर चाइनीज जो देश हैं वो जानबूझकर अपनी मुद्रा युआन या रेनमिनबी को डॉलर के मुकाबले कमज़ोर करते रहते हैं ताकि वहां पर उनके व्यापार को बढ़ावा मिल सके, निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके और इसके कारण अमेरिकी उद्योगों को, उनके व्यापारियों को एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नुकसान होता है। तो यहाँ पर चाइनीज़ के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध जाने के लिए उनके पास काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट हैं। चीन को कंट्रोल कैसे करना है, अगर हम इस ग्रुप में देखें तो G7 में उन्होंने चीन को शामिल करने की बात नहीं कही है। आगे हम और भी देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये तो चाइनीज़ के विरुद्ध कार्य करने के लिए अमेरिका का हित है कि बाकी देशों के साथ मिलकर हम चीन के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, और चीन के विरुद्ध काम क्यों करना है उनके पास ये काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट हैं। भारत को यहाँ पर सम्मिलित करने के पीछे अमेरिका के क्या हित हो सकते हैं? वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत अमेरिका का एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उभरा है। यहाँ पर भारत की जो प्रतिष्ठा रही है वो एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण देश के रूप में रही है, जो कि यहाँ पर राष्ट्र के या वैश्विक स्तर पर लोगों को साथ में लेकर काम करने की प्रवृत्ति रखता है। एक लोकतांत्रिक देश भी है जो शांति पर विश्वास करता है, और इस कारण से दूसरा भारत की जो स्थिति है, अगर हम बात करें तो हिंद प्रशांत के क्षेत्र में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है। भारत की भौगोलिक स्थिति अगर आप देखें हिंद महासागर की, तो एक तरफ जहां वो जापान है, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के देशों के साथ वहां पर व्यापार करने के लिए उसके पास एक संसाधन है, समुद्री मार्ग है। वहीं दूसरी तरफ वो अफ्रीका, यूरोप, पश्चिमी यहाँ पर एशिया देशों के साथ अर्थात अरब प्रायद्वीप के साथ भी व्यापार करने के लिए उसके पास मार्ग है। और इसलिए भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो रणनीतिक मार्ग है, जो न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सामरिक तौर पर भारत एक यहाँ पर एक विशेष स्थिति रखता है, और इसलिए भी अमेरिका चाहता है कहीं ना कहीं भारत के साथ एक निकट यहाँ पर रणनीति बनाना,
हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस तरीके से भारत के एक प्रमुख यहाँ पर स्थिति बनाई जा सकती है, उसे एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारा जा सकता है और चाइना को यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। तो चीन को संतुलित करने हेतु और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता के लिए और रणनीतिक व आर्थिक लाभ के लिए भारत अमेरिका का एक विश्वसनीय सहयोगी है, जो कि अमेरिका को यदि इसमें सम्मिलित करता है तो उसके साथ न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि बहुपक्षीय स्तर पर जो बाकी G7 के देश हैं उनको भी साथ में लेकर एक वैश्विक यहाँ पर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, जो कि चाइनीज़ के विरुद्ध हम काम कर सकते हैं। ये अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य से हम बात नहीं कर रहे हैं। ये अमेरिका ऐसे वहाँ पर चीज़ों को देख सकता है। रशिया को लेकर अमेरिका ने कहा है कि रशिया को भी G7 में शामिल करना चाहिए, लेकिन G7 के अन्य सदस्य देशों ने इसका सीधे सीधे यहाँ पर विरोध किया है और उन्होंने इसको सीधा मना कर दिया है, क्योंकि रशिया ने सीधे सीधे वहाँ पर कब्जा किया था क्रीमिया पर, जिसके कारण जर्मनी, जापान है, बाकी अन्य देश इस तरह की विस्तारवादी नीतियों का विरोध भी करते रहे हैं। कहें कि यदि आप एक तरीके से सही भी है कि यदि आप रशिया को शामिल करते हैं तो रशिया भी वही काम कर रहा है, विस्तारवादी ही नीति अपना रहा है जो चाइना कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पर एक दोहरा रवैया हो जाएगा। इसलिए बाकी दो जो देश हैं वो रशिया को इसमें से शामिल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रशिया को शामिल क्यों किया जाना चाहिए, इसके पक्ष में अमेरिका के हित क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत अगर आपने रशिया को देखा, रशिया की कार्य प्रणाली है, जो राजनीतिक जो इसकी पॉलिसीज़ हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली है। अगर हम देखें 1990 के जो शीत युद्ध की स्थिति रही है, अमेरिका पर जो लगातार दबाव बना के रखा था वो यूएसएसआर ने रखा था, लेकिन वहाँ पे उसके विघटन के पश्चात भी यूएसएसआर के बाद जो रशिया का गठन हुआ वो आर्थिक तौर पर तो कमज़ोर हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो अब आज भी वहाँ पर उतना ही प्रभावशाली दिखाई देता है। रणनीतिक तौर पर उसके पास चाइनीज़ जैसे देशों के साथ, यदि अमेरिका अन्य देशों के साथ चाहता है तो वो चाइना के साथ सहयोग करके वहाँ पर पॉलिसीज़ को वहाँ दूसरी तरफ से वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने की भी क्षमता रखता है। और इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो रशिया को पहले अपने पक्ष में कीजिए, अन्यथा की स्थिति में यदि रशिया और चाइना एक साथ आ गए तो यहाँ पर फिर कुछ भी काम नहीं आने वाला, कोई भी संगठन फिर साथ में काम होकर उन दो देशों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है कि रशिया को G7 में सम्मिलित किया जाए और वहाँ पर इस ग्रुप का एक विस्तार दिया जाए और वैश्विक राजनीति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वहाँ पर एक सामंजस्य बनाकर शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। तो आर्थिक साथ ही आर्थिक, लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो यहाँ पर अमेरिका ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं अभी सहयोग की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत कम देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। लास्ट में हम बात कर रहे थे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। कारण क्या है? दो कारण हैं, आर्थिक है और सामरिक है। आर्थिक क्यों है? क्योंकि ये व्यापार का मुख्य मार्ग है। जैसे मैंने बताया कि आपको चाहे अफ्रीका के साथ व्यापार करना हो, अरब देशों के साथ व्यापार करना हो, यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करना हो, या फिर आपको पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार करना हो, या फिर आपको दक्षिण एशिया देशों के साथ व्यापार करना हो, तो वहाँ पर उन सभी देशों के साथ व्यापार करने के लिए हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, समुद्री जो मार्ग है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सामरिक तौर पर बात करें तो चाइना की जो बढ़ती पॉलिसीज़ हैं हिंद महासागर में, जो उसकी बढ़ती पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो आपने देखा हो कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को बनाना हो, श्रीलंका में हवन टोटा को बनाना हो, दक्षिण चीन सागर में उसके नए वहाँ पर सामरिक अड्डों को बनाना हो, उसके कारण उसने क्या किया है कि हाल फिलहाल हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। और यदि वो ऐसा करता है तो इससे भारत का भी और अमेरिका के भी हित प्रभावित होंगे। इसलिए भी वो चाहता है कि यहाँ पर एक बेहतर पॉलिसीज़ बनाकर हिंद प्रशांत के क्षेत्र पर अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे, वो पॉलिसीज़ को निर्धारणकर्ता के रूप में बना रहे, और इसके लिए वो भारत को एक प्रमुख देश के रूप में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि अमेरिका का जो प्रस्ताव है भारत को इसमें सम्मिलित करने के, उसके कई अपने आयाम हैं, वो कई अलग अलग परिदृश्य उसको हम देख सकते हैं जो कि लाभदायक भी है और वहाँ पर समस्याप्रद भी है। अब बात करते हैं कि यदि आप G7 का विस्तार करते हैं तो G7 के विस्तार से लाभ क्या क्या है। ये तो हमने पहले जो पिछला देखा वो सिर्फ अमेरिका के पक्ष से देखा, लेकिन यदि हम वैश्विक परिदृश्य से बात करें कि G7 में यदि ये 4-5 देश सम्मिलित हो जाएं तो उससे वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव होता है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रणनीतिक जो प्रभाव यहाँ पर बदलेंगे, हम महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा।
महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व के तौर पर एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के सम्मिलित होने से दक्षिण अमेरिका भी यहाँ पर 5 प्रमुख महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो जाएगा। अंटार्कटिका में वैसे भी कोई नहीं रहता है और अफ्रीका का भी फिलहाल यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ पर लगभग एक महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होगा, जिसके कारण एक बेहतर रणनीतियों का वहाँ पर कार्यपालन हो सकता है। दूसरा, वैश्विक आर्थिक व सुरक्षा नीतियों में सामंजस्य व सहयोग होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा यदि आप सभी महाद्वीपों को यहाँ पर रहेंगे तो सभी लोग अपने क्षेत्र विशेष को लेकर वहाँ पर पॉलिसीज़ को बनाने को लेकर वहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, वार्तालाप करेंगे और विश्व के लिए क्या अच्छा हो सकता है, चाहे वो आर्थिक संदर्भ से हो, सामरिक संदर्भ से हो, शांति के संदर्भ से हो, लोकतंत्र के संदर्भ से हो, स्वास्थ्य के संदर्भ से हो, पर्यावरण के संदर्भ से हो, वहाँ पर एक बेहतर पॉलिसीज़ वो निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा हम मूलतः इस गुट को चीन विरोधी गुट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं, अमेरिका ने जो पॉलिसी सीधे रखी है उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न दिखाई देता है वो चाइना के विरुद्ध काम करना है। और चाइना के विरुद्ध काम करने के लिए के कारण हम इसे एक चीन विरुद्ध रणनीतिक तौर पर चीन विरोधी गुट के तौर पर भी देख सकते हैं। वो डायरेक्टली इसे कहते नहीं हैं, लेकिन आप रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर अगर इसे आप देखें तो ये एक चीन विरोधी गुट के तौर पर भी दिखाई देता है। कारण क्या है? देश कौन कौन से सम्मिलित हैं? अमेरिका यहाँ पर परेशान है। ब्रिटेन ने हाल फिलहाल D10 की संकल्पना को घोषित किया है, जिसमें उसने चीन को अपने हुआवेई जो कंपनी है उसको बाहर करने की बात कही है। इसको लेकर मैंने D10 की संकल्पना को लेकर एक वीडियो भी बनाया है जो करंट अफेयर विशेषांक में, लेकिन वो आपको UPSC के चैनल पर देखने मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश। चाइना की जो पॉलिसीज़ है लगातार डेवलप हुई है, उस पर भी हम अंकुश लगा सकते हैं। अब अगर हम ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम कहते हैं कि G7 का विस्तार हो गया, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया, यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ जाएगा और अन्य पक्षों को लेकर भी, पर्यावरण स्वास्थ्य को लेकर भी, और एक जो पॉलिसीज़ अपनाई गई है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए यहाँ पर एक चीन विरोधी गुट बनाया जाए, तो क्या चाइना इससे डरेगा? क्या चाइना इससे दबाव में आ सकता है? तो क्या चाइना दबाव में आ सकता है? इसके लिए जानने के लिए हम देखेंगे चाइना को इस समय किस किस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, चाइना किस किस कारण से दबाव में आ सकता है G7 में 4-5 देशों के या विशेषतः भारत के यहाँ पर सम्मिलित होने से। देखिए, हाल फिलहाल ये सभी मुद्दे आपने हाल फिलहाल में सुने होंगे। हांगकांग का मुद्दा आपने देखा होगा। हांगकांग जो देश है वो लगातार स्वतंत्र होने की स्थिति को देखता है, चाइना से वहाँ पर अपनी स्वतंत्रता चाहता है, फ्रीडम चाहता है, लेकिन चाइना ये पॉलिसीज़ को वहाँ पर लागू नहीं करता है। अमेरिका इसका समर्थन भी करता है और भारत के भी 2 BJP सांसदों ने वहाँ पर, जब हांगकांग की सरकार का गठन हुआ तो वहाँ पर उन्होंने वर्चुअली वहाँ पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं हांगकांग चाइना के लिए एक कह सकते हैं कि कमज़ोर मुद्दा है, उसकी एक कह सकते हैं दुखती नस के रूप में है, जहाँ पर उसे दबाव में लाया जा सकता है। दूसरा, दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण समस्याप्रद है, क्योंकि वहाँ के जो बाकी जो देश हैं, चाहे फिलीपींस है, वियतनाम है, वो देश भी यहाँ पर चाइना के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जा सकते हैं। भारत सीमा विवाद आपने देखा होगा कि चाइना ने हाल फिलहाल पूर्वी लद्दाख के एरिया में वहाँ पर एक समस्याप्रद स्थितियाँ उत्पन्न की है, लगातार अभी भी बातें चल रही हैं, तो वहाँ पर भारत के साथ लगातार एक विवाद की स्थिति बनी रहती है सीमा को लेकर। कोरोना के वैश्विक प्रसार के लिए भी जिम्मेदार उसे ठहराया गया है, और यदि ऐसा होता है और कई अन्य देश भी इसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए समस्याप्रद हो सकती है। उसकी विस्तारवादी नीति उसके लिए समस्या है, क्योंकि विस्तारवादी नीति के कारण ही वहाँ पर कई देशों ने वहाँ पर समस्या हुई। जैसे कि आप हाल फिलहाल श्रीलंका को भी देखें, हबनटोटा का जो उनका बंदरगाह था, डेप्ट के कारण वो बहुत बड़ी समस्या में आए हैं और उन्होंने भारत को इसके लिए सहयोग करने की बात की है ताकि वो चाइना के डेप्ट को चुका सकें। तो वहाँ पर उसकी विस्तारवादी जो नीतियाँ रही हैं वो समस्या रही हैं। OBOR की पॉलिसी रही है, वो भी उसके लिए एक समस्या बन गई है आर्थिक दबाव के रूप में। कारण क्या था? OBOR की परियोजना वैश्विक संदर्भ में बहुत बड़ी परियोजना थी चीन की, लेकिन हाल फिलहाल कोरोना संकट के कारण आर्थिक तौर पर वो काफ़ी दबाव में है, व्यापारिक तौर पर काफ़ी प्रतिबंध हैं, साथ ही निर्यात और सारे रोक दिए गए हैं, आयात कोई देश कर नहीं रहा है और इस कारण से काफ़ी बड़ा एक आर्थिक दबाव है चाइना के पर। और अगर यहाँ पर ये देश भी साथ में हो जाते हैं और कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनाते हैं तो वो चाइना के लिए समस्या हो सकती है।
आतंकवाद के प्रति दोहरा रवैया। जैसे लगातार आप देखते हैं कि यूएनओ में जब भी भारत यहाँ पर आतंकवादियों के विरुद्ध पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करता है तो वहाँ पर चाइना जो होता है वो उसके विरुद्ध वहाँ पर वोट करता है या उनके विरुद्ध जाकर कार्रवाई करता है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो ये भी एक समस्या हो सकती है जहाँ बाकी देश जो होते हैं भारत का समर्थन करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन जैसे देश हों, लेकिन चाइना उसका लगातार विरोध करता रहा है, तो उनके विरुद्ध भी ये जा सकता है, चाइना के विरुद्ध ये भी जा सकता है। उइघर समस्या, मुसलमानों के प्रति जो उसका रवैया है वहाँ पर भी वो समस्याप्रद हो सकती है। कई लाख मुसलमान उन्होंने शरणार्थी के रूप में जहाँ पर कैद कर रखे हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो चीन के विरुद्ध जा सकती हैं। हांगकांग, दक्षिण चीन सागर, भारत सीमा विवाद, कोरोना, विस्तारवादी नीति, आर्थिक दबाव, आतंकवाद और उइघर समस्या। और इसलिए चाइना कहीं ना कहीं ये उसके लिए विस्तारवादी जो नीतियां हैं उसके लिए समस्याप्रद हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि भारत के लिए क्या लाभ हो सकता है। एट द लास्ट अगर हम देखें तो भारत यहाँ पर किस तरीके से एक लाभ की स्थिति में आ सकता है। इसमें देखिए, भारत के पास कई सारे पॉइंट हैं। हम कहते हैं यदि G7 में भारत को सम्मिलित कर लिया जाए तो उससे उनको क्या क्या लाभ होगा। अब सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। सबसे पहली चीज़, भारत को वैश्विक नेता के रूप में यहाँ पर एक सशक्त भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाता है। आपको G7 में यदि सदस्यता मिल रही है, यदि यहाँ पर अमेरिका इसका समर्थन करता है और बाकी देश भी आपको समर्थन करते हैं, तो एक बात की यहाँ पर मुहर लगना तय है कि भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार्यता यहाँ पर मिल चुकी होगी। दूसरा, सॉफ्ट पावर पॉलिसी का कूटनीतिक लाभ भारत को मिलेगा। सॉफ्ट पावर पॉलिसीज़ कहाँ पर, जहाँ पर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सहयोग, आर्थिक सहायता, कंस्ट्रक्शन, इनके माध्यम से अन्य देशों की जो सहायता करता है उसका जो लाभ है कहीं ना कहीं अब भारत को यहाँ पर मिलना शुरू हुआ है। उसका स्वीकार्यता उसकी बढ़ी है। चाहे अफगानिस्तान में आप स्थिति देखें, वहाँ पर भारत ने बड़े स्तर पर सड़क, रेल मार्ग, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी हैं। अफ्रीका में उसने यही सारे काम किए हैं बड़े स्तर पर, और इसका कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वैश्विक आतंकवाद के प्रसार को रोकने हेतु मंच का ये प्रयोग कर सकता है। भारत हमेशा आतंकवाद के प्रति मुखर रहा है, चाहे वो किसी भी संगठन पे रहा हो, वहाँ पर उसने आतंकवाद के विरुद्ध एक मुखर पॉलिसी कि यहाँ पर इसको बैन किया जाना चाहिए, इन पर रोकने का प्रसार को यहाँ पर, और उसके लिए जो भी जिम्मेदार देश हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको जिम्मेदारी वहाँ पर उठानी चाहिए और उनको जिस भी तरीके से संभव हो आतंकवाद को रोकने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। और वो मुखर तरीके से पाकिस्तान को भी इसके लिए कटघरे में खड़े करता है, और जब भी कोई सपोर्ट भी करता है तो उसके विरुद्ध भी वो काम करता है। तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए भी वो इस मंच का प्रयोग कर सकता है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में सभी बाजारों तक पहुंच संबंधी बेहतर नीतियां उसको बनानी होगी। देखिए, यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जो G7 समूह है वो वैश्विक उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, और जब भारत इस समूह का सदस्य बनेगा और साथ ही कुछ अन्य देश भी इसमें सम्मिलित हैं जैसे दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया, तो यहाँ पर भारत के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बाजार तक पहुँच के लिए न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि बहुपक्षीय स्तर पर बेहतर कार्य संयोजन और नीतियों के माध्यम से वहाँ पर इसे वो कूटनीतिक तौर पर लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त चीन व पाकिस्तान के दोहरे रवैये को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की सफलता मिल सकती है। जैसे पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि वो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है और कश्मीर में या भारत के अन्य प्रांत में वहाँ पर आतंकवाद को प्रायोजित करता रहता है। दूसरी तरफ चाइना का जो रवैया है वो लगातार कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वहाँ पर वैश्विक स्तर पे मंच पे कहता है कि हाँ आतंकवाद को बैन किया जाना चाहिए, लेकिन जब बैन करने की बात आती है, जब किसी को कटघरे में खड़े करने की बात आती है, तो वो लगातार वहाँ पर पाकिस्तान जैसे देशों का वहाँ पर वो सपोर्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों का प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, और इस तौर पर भारत अन्य देश जो विकासशील देश हैं उनके लिए एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभा सकता है। उन देशों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उनको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए उसके लिए काम कर सकता है। इसके लिए शांति, सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों के वैश्विक नेता के रूप में वहाँ पर उसकी उपस्थिति, हम जैसे अभी पढ़ रहे थे कि भारत क्या है, भारत एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और यहाँ पर शांति को, सुरक्षा को पसंद करने वाला देश है। तो इसके कारण वैश्विक स्तर पर वो इसके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूएन पीस कीपिंग नेशन के रूप में वहाँ पर भारत सबसे ज़्यादा वहाँ पर सहयोग करता है, अपने सैनिकों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा भेजता भी है।
सुरक्षा के संदर्भ से वहाँ पर सभी देशों के लिए वो बात करता है कि सभी देशों के राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा को वहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्रभुसत्ता जो है वहाँ पर सभी को अपनी में कह सकते हैं कि वहाँ पर स्वीकार्यता है। तो इन तरह की चीज़ों की भी वो बात करता है। इसके अतिरिक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक व आर्थिक सहयोग व लाभ मिल सकता है उसको। रणनीतिक सहयोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर चाइना को रोकना है, अगर रोकने की पॉलिसीज़ बनती हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को ही है, क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं भारत को ज़्यादा है कि जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों के आसपास ने एक बंदरगाहों की एक परिस्थिति बना ली है, वो कहीं ना कहीं भारत को एक घेरने की उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। और यदि उसका काट ढूंढना है तो उसको भारत के लिए अन्य देशों का सहयोग मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो रणनीतिक तौर पर भारत को G7 में सम्मिलित होने का लाभ मिल सकता है। आर्थिक तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि व्यापार के लिए उसके पास मार्ग खुलेंगे, चाहे वो आपको नए तरीके के समझौते हो सकते हैं, खुले वहाँ पर छूट मिल सकती है, साथ ही बाजार की पहुँच उनको मिल सकती है। तो आर्थिक लाभ यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त NSG और UNO की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के हेतु यहाँ पर वो इस मंच का भी प्रयोग कर सकता है। पर्यावरणीय हितों को प्राथमिकता, भारत सरकार के द्वारा लगातार पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर वो इसकी वकालत भी करता रहा है और अमेरिका जैसे देशों को भी वो साथ में लेकर यहाँ पर पर्यावरणीय सुरक्षा हितों मानकों को वो लेकर आगे बढ़ सकता है। एक सामंजस्य स्थापित करने में एक यहाँ पर महती भूमिका निभा सकता है। एक वैश्विक कह सकते हैं पर्यावरणीय नेता के रूप में वहाँ पर वो कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर भारत को इस मंच का बहुआयामी तरीके से लाभ मिलेगा, ना सिर्फ किसी एक पक्ष से बल्कि बहुपक्षीय आधार पर। इसलिए यदि ये योजना सफल होती है, यदि ये प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भारत को लाभ होगा वो अलग अलग कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लाभ है वो भारत का ही है। एट द लास्ट यहाँ पर हम भविष्य की राह देख सकते हैं कि फिलहाल तो ये सिर्फ एक संकल्पना है और संकल्पना के आधार पर हमने पूरी कहानी को रच लिया है, सब चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है। लेकिन यदि क्या ये स्वीकार हो सकती है, क्या कितनी सार्थक है ये योजना, या इस संकल्पना कितनी सार्थक आपको दिखाई देती है। तो भविष्य के संदर्भ से यदि हम बात करें तो सबसे पहले वर्तमान स्थिति में कितनी उपयोगी है। अगर आप वर्तमान स्थिति के अनुरूप देखें तो ये पूर्णतः उचित है। उचित क्यों है? क्योंकि हमने कहा कि G7 जो समूह है वो कहीं ना कहीं सभी ग्रुपों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं करता है, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, एक बड़ी जनसंख्या के लोगों को वहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, और इस लिहाज से ये पूर्णतः उचित होगा कि इसका विस्तार किया जाए। दूसरा, वैश्विक संस्थाओं का हाल फिलहाल महत्व कम हुआ है, चाहे वो WTO हो, चाहे वहाँ पर WHO जैसी संस्थाएं हों, चाहे यूनेस्को जैसी संस्थाएं हों, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कह सकते हैं जो परिस्थिति रही है, जो इंपॉर्टेंस रही है वो खो दी है। और इसलिए किसी ऐसे ग्रुप का जहाँ पर बड़े और विकासशील और कहीं ना कहीं प्रभावशाली जो देश हैं वो साथ में मिलकर अगर ये पॉलिसीज़ को निर्धारण करते हैं तो वहाँ पर एक बेहतर कार्यनीतियाँ बन सकती हैं। तो वैश्विक संस्थाओं का जो महत्व कम हुआ है उसके कारण भी ये कहीं ना कहीं एक बेहतर संकल्पना दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय समस्याओं को भी यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो ये काफ़ी बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था, हाल फिलहाल कोरोना के इफेक्ट ने जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला है वो इन दो ही क्षेत्रों पर डाला है, एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और दूसरा अर्थव्यवस्था पर उसके दुष्प्रभाव। तो यदि यहाँ पर G7 का विस्तार होता है और सभी देश में सम्मिलित होते हैं, भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदाता के रूप में मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका रखता है। हाल फिलहाल आपने देखा होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को उन्होंने वैश्विक स्तर पर यहाँ पर निर्यात किया है और इसके कारण भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति रखता है और द मेडिसिन के क्षेत्र में भारत की अपनी परिस्थिति है। तो वहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत एक अच्छा निर्यातकर्ता बन सकता है। जहाँ दूसरे देशों की बात करें जो G7 के देश हैं उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और अगर इन दोनों का समावेश होता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा वो वैश्विक स्तर पर देखने को मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सभी देश कमज़ोर हुए हैं, सभी देशों को नुकसान हुआ है और यदि यहाँ पर सबको साथ में आगे बढ़ना है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारना है तो यहाँ पर सबको साथ में आकर काम करना होगा और इस लिहाज से भी ये आपका ग्रुप बहुत कारगर हो सकता है, इसका विस्तार करना अच्छा हो सकता है। इसके अतिरिक्त वैश्विक GDP, क्रय शक्ति और जनसंख्या के आधार पर भी इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी यदि हम इसका विस्तार करते हैं। तो देखने के संदर्भ से यदि भविष्य में इस संकल्पना को स्वीकार्यता मिलती है तो कहीं ना कहीं भारत को और वैश्विक अर्थव्यवस्था को, वैश्विक स्वास्थ्य को और वैश्विक स्तर पर अन्य देशों को हर लिहाज से यहाँ पर ये फायदेमंद हो सकता है।
तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पर इस टॉपिक को देखा, जहाँ पर अमेरिका का प्रस्ताव, G7 और भारत के संदर्भ में, जहाँ पर हमने अलग अलग परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर सारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेकआउट कर लिया, उसको समझ लिया और देख लिया। तो आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक पसंद आया होगा, आपने अलग अलग चीज़ों को लिहाज से इसे पढ़ा होगा और इसको समझने की कोशिश की होगी। इस टॉपिक को लेकर आप अपने स्तर पर स्टडी कर सकते हैं। टॉपिक के जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को आप दोबारा देखिए, जहाँ पे भी जो भी पॉइंट हैं आप इसे लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, मैं आपको बाकी स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहाँ पर उसे अपने नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 मैं पेज बताता जाऊँगा, पहला पेज कौन सा है, दूसरा पेज, या फिर आप ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं। तो ये सबसे लास्ट पेज है आपका। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग यहाँ से की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर विशेषांक है, टॉपिक का नाम आपका ये है अमेरिका का प्रस्ताव, G7 और भारत। उसके बाद एक मिनट, यहाँ पर फिर हमने दूसरा जो स्लाइड आती है G7 समूह के बारे में हमने देखा। G7 में यहाँ पर वैश्विक उन्नत अर्थव्यवस्था अर्थात G7 की महत्व, स्थापना, देशों की संख्या और G7 समिट के बारे में देखा। इसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर अमेरिका का प्रस्ताव जो था मूलतः G7 की संकल्पना को लेकर था। तो यहाँ पर अमेरिका के प्रस्ताव की ये संकल्पना है, पूरे जो पॉइंट है यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद G7 के विस्तार की स्थिति है, जहाँ पर हमने देखा था कि रणनीतिक आकलन क्या है, महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व क्या है, चीन पर इसके दबाव की स्थिति। उसके बाद यहाँ पर भारत को इसके क्या लाभ हैं, उसके अलग अलग पॉइंट यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और एट द लास्ट भविष्य की राह, कि यहाँ पर ये कितना उचित होगा और क्यों इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज का यहाँ पर विषय वस्तु देख लिया है। नेक्स्ट अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। यदि आपको करंट अफेयर डेली यहाँ पर आपको इस तरीके विशेषांक वीडियोस देखने हैं और इस तरीके से टॉपिक्स का अध्ययन करना है, तो उसके लिए फिर आपको आज़ाद UPSC एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप पर आप सर जाइए। उस चैनल पर मैं वहाँ पर डेली इस तरह के टॉपिक देता हूँ। बाकी अन्य चैनल पर कभी कभार ही वीडियो आपको उपलब्ध होंगे, लेकिन वहाँ पर इस तरीके के वीडियो आप डेली देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो भी यहाँ पर आपको डेली करंट के टॉपिक UPSC और स्टेट PSC के मेंस के परिप्रेक्ष्य और प्री के परिप्रेक्ष्य से पढ़ना चाहते हैं और अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे आप एक यूट्यूब के चैनल पर अगर आप YouTube पर हैं तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। आपको ये पूरा सर्च करना पड़ेगा। जब भी आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, सर्च में आप लिखिए आज़ाद UPSC एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप। वहाँ पर मैं आपको वीक में 3 से 4 वीडियो यहाँ पर करंट अफेयर विशेषांक के देता हूँ, जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये चैनल आ जाएगा, आज़ाद UPSC एकेडमी चैनल आपको दिखेगा। आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर आप डेली बेसिस के वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो UPSC के चैनल UPPSC के चैनल पर था, यहाँ पर किसी अनुपस्थिति के कारण आपको ये वीडियो मिल गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको UPSC के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, यदि कोई आपको डाउट रह गया, यदि आपके कोई क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं हो सकूँगा तो वहाँ पर उसके रिप्लाई भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच।